हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं अनटेम्प्ड के दूसरे एपिसोड में। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत खूबसूरत नज़ारे से होती है। वीवू जियान अपने गधे पे बैठा उससे बातें करता हुआ जा रहा होता है। दूसरे सीन में वीवू जियान एक कुएं के पास बैठ के पानी पी रहा होता है। तभी वहां से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। वीवू जियान तुरंत ही अपना नकाब पहन लेता है और कुएं से थोड़ी दूर पे जाके बैठ जाता है। वे लोग आपस में दफान पर्वत के बारे में बात कर रहे होते हैं। दफान पर्वत का नाम सुनकर वीवू जियान उनसे बातें करने लगता है और उनसे पूछता है, यहाँ हाल ही में कुछ हुआ है? वे लोग कहते हैं, दफान पर्वत पर शैतानी आत्माओं का साया है जो काफी लोगों को मार रही है। क्या तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर वीवू जियान का गधा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो थोड़ी अजीब सी होती है। वो लड़की वीवू जियान को एक सेब देती है और गधे को खिलाने को कहती है। वीवू जियान जब वो फल ले लेता है तो वो लड़की बच्चों की तरह हंसने लगती है। अगले सीन में वीवू जियान को हम एक पहाड़ी पे देखते हैं। वो उस पहाड़ी पे खड़ा होकर दफान पर्वत की तरफ देख रहा होता है। तभी वहां उसके पास वही लड़की आती है और दफान पर्वत की तरफ देखकर नाचने लगती है। उस लड़की की माँ रोती हुई उसे ऐसा करने से रोकती है, पर वो नहीं रुकती। तभी वीवू जियान एक मंत्र से उस लड़की को बेहोश कर देता है और उस लड़की की माँ से पूछता है कि इसे हुआ क्या है। तब उस लड़की की माँ वीवू जियान को बताती है कि उसकी बेटी जब से दफान पर्वत से लौटी है तब से वो इस तरह की हरकतें करती है और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तभी वीवू जियान को बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग एक जाल से लटके हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। वीवू जियान कुछ करता तभी इस कहानी का सबसे प्यारा और घमंडी इंसान जिनलिंग की एंट्री होती है। जिनलिंग को देखकर वीवू जियान अपने गधे के साथ छिप जाता है। जाल में फंसे लोग जिनलिंग से मदद मांगते हैं तो वो कहता है, मैंने 400 से ज्यादा जाल बिछवाए हैं पर तुम सबने बेकार कर दिए हैं। अब तुम्हें सजा मिलेगी और तुम यहीं लटके रहो। वीवू जियान 400 जाल की बात सुनकर कहता है, लैनलिन कुल के लोग तो काफी अमीर हैं। तभी वो लड़की जिसने वीवू जियान को सेब दिया था गधे को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वीवू जियान का गधा उसकी तरफ भागने लगता है, जिस वजह से वीवू जियान भी जिनलिंग के सामने आ जाता है। जिनलिंग उसे देखकर कहता है, अरे ये तो तुम हो। ये सुनकर वीवू जियान घबरा जाता है और पूछता है, तुम मुझे जानते हो? जिनलिंग कहता है, तुम्हें कौन भूल सकता है? तुम्हें जब से चाचा ने जिनकुल से निकाला है तुम पागल बनके इधर उधर घूमते फिरते हो। अच्छा हुआ तुम्हें चाचा ने निकाल दिया। जिनलिंग वीवू जियान से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है। उसकी ये बदतमीजी देखकर वीवू जियान कहता है कि काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाई होती। ये सुनकर जिनलिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी तलवार निकाल देता है। वीवू जियान भी अपने बचाव में एक मंत्र जिनलिंग पे फेंकता है, जिस वजह से वो गिर जाता है और हिल नहीं पाता है। वीवू जियान जिनलिंग की तलवार उठाता है और एक ही वार में वहां के जाल काट देता है जिसपे लोग लटके हुए थे। ये देखकर जिनलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी शिकायत मैं अपने चाचा से करूंगा। वीवू जियान भी कहता है, चाचा से क्यों, पिता से करो। वैसे तुम्हारा चाचा है कौन? इतना कहते ही पीछे से एक आवाज आती है, ये मेरा भतीजा है। वीवू जियान जब उस आवाज की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि जियान सांग था, जो कि अब जियान कुल का प्रमुख बन गया था। वीवू जियान जियान सांग को देखकर घबरा जाता है कि कहीं वो उसे पहचान न ले। जियान सांग जिनलिंग पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं सीख पाए। मैंने कितनी बार कहा है कि जो कोई भी ईलिंग आचार्य की विद्या का प्रयोग करेगा उसके 2 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। ऐसा सुनकर जैसे ही जिनलिंग विंग पे वार करने लगता है तभी उसका वार कोई रोक देता है और ये होता है हमारा सफेद राजकुमार लैनचैन। लैनचैन को देखकर विंग पेड़ के पीछे छिप जाता है और मन ही मन में कहता है कि यार आज का सारा दिन ही खराब है। इधर जियानसंग भी लैनचैन को देख के कुछ खास खुश नहीं होता। जियानसंग ताना मारते हुए लैनचैन से कहता है, सुना है 16 वर्षों में तुम पूरा देश घूम आए हो, क्या बात है?
ये सुनकर जियान जेंगी कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? जियान संग कहता है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। लैन सिजुई बातों की दिशा को मोड़ते हुए कहता है, कुल प्रमुख, आपने चारों ओर जाल बिछा के रखे हैं जिस वजह से कोई इधर शिकार खेलने नहीं आ रहा है। शिकार में हिस्सा लेने का हक सबको है। आपको नहीं लगता आपने नियम का उल्लंघन किया है? जिनलिन फिर से अपना मुंह खोलता तो लैनजन अपने माउथ स्पेल से उसका मुंह बंद कर देता है। ये देखकर जियानसेंग को गुस्सा आता है और वो उसे स्पेल को हटाने को बोलता है। लैन सिजुई कहता है, कुल प्रमुख, अगर ये अपने गुस्से पे काबू करना सीख लेगा ना तो जल्दी ये स्पेल खत्म भी हो जाएगा। तभी वहां एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सरदार, अभी एक नीली तलवार ने हमारे सारे जाल काट दिए। ये सुनकर जियानसेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जिनलिंग से शिकार पर जाने को कहता है और जिनलिंग बेचारा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जियानसेंग भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लैनजन जब पीछे मुड़कर पेड़ के पीछे छिपे लड़के को देखता है तब तो विंग की सांसें गई, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाता है। लैनजन को आगे बढ़ता देख विंग की चैन की सांस वापस आ जाती है और उसकी जान में जान आती है। अगले सीन में विंग एक तालाब के पास होता है। तालाब में उसे जियानसेंग की परछाई दिखती है जो उससे कह रही होती है, वीवू जियान, अब से कोई बखेरा खरा मत करना। और वीवू जियान को अपनी बहन जियान यानली भी दिखाई देती है। पुराने दिनों को याद करके विंग भावुक हो जाता है। तभी कुछ लोग वहां से गुजरते हैं। जिनलिंग की बुराई कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, बच्चा है, क्या करोगे, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। वीवू जियान की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई है। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को गुस्से में थप्पड़ मारता है और अपनी ही बोली हुई बात पे पछताता है। आगे हम देखते हैं कि लैन कुल के कुछ छात्र एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि कब्रों की सफाई कर रहा था। लैन सुजुई उनसे पूछता है कि बाबा, आपने दफान पर्वत पर कुछ अजीब देखा है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, दफान पर्वत पर स्थित तियान मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है वो थोड़ी अजीब दिखती है। वो बूढ़ा आदमी आगे कुछ कहता उससे पहले ही लैन के छात्र उस पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता हुआ कहता है कि वो मूर्ति जिंदा है। अगले सीन में वीवू जियान का गधा घास खा रहा होता है। तभी उसकी नजर आत्मा सूख लेने वाले घास पे जाती है। वीवू जियान समझ जाता है कि यहाँ आसपास में जरूर कोई कब्रिस्तान है। अगले सीन में वीवू जियान को हम कब्रिस्तान में देखते हैं। तभी विंग को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिससे लैन कुल के छात्र मिले होते हैं। विंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये किस कुल का कब्रिस्तान है। वो बूढ़ा आदमी जैसे बोलता है वेन कुल, विंग को फ्लैशबैक याद आता है। वो परेशान हो जाता है। वो उस बूढ़े आदमी से और भी कुछ पूछता, उससे पहले वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। अगले सीन में लैन कुल के छात्र दफान पर्वत की मंदिर पे होते हैं। तभी वहां जिनलिन पहुंच जाता है और उड़ता हुआ तीर खुद पे ले लेता है। कहने का मतलब है कि वो कामना करता है कि दफान पर्वत के सारे शैतान इसी वक्त मेरे सामने आ जाए। फिर क्या था, हो गई थी उसकी कामना पूरी। देखते ही देखते उस मूर्ति में अचानक से जान आ जाती है। तभी विंग वहां आता है और उन्हें भागने को कहता है। वे लोग जल्दी से उस मंदिर से भागते हैं। दूसरे सीन में वो मूर्ति उन सब पर हमला कर रही होती है। तभी जिनलिंग उस मूर्ति पर तीर चला देता है जिससे वो मूर्ति और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। ये देखकर विंग तुरंत एक बांस की डाली काटकर एक बांसुरी बनाता है और उसे बजाने लगता है। तभी विंग की बांसुरी सुनकर वेन निंग आता है और इस सीरीज का पहला प्लॉट खुलता है वेनिंग का। वेनिंग, जिसे भूतों का सेनापति भी कहते थे, वो जिंदा था। वेनिंग को देखकर विंग बहुत हैरान होता है। वेनिंग आते ही मूर्ति को नष्ट कर देता है। तभी विंग को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर मूर्ति का जाल बिछाया है वेनिंग को बुलाने के लिए। सभी लोग वेनिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेनिंग बेकाबू न हो जाए ये सोचकर विंग अपनी बांसुरी दोबारा से बजाने लगता है, लेकिन वेनिंग शांत होने के बजाय और बेकाबू होने लगता है। ये देखकर विंग समझ जाता है कि इस धुन से वेनिंग का गुस्सा शांत नहीं होगा।
वो उसी समय वही धुन बजाने लगता है जो वो मोहकुल में बजाया करता था। और ऐसा होता भी है। वो धुन सुनकर वेन्निंग का गुस्सा शांत होने लगता है। विंग अपनी बांसुरी की धुन से वेन्निंग को वहां से दूर भेजने की कोशिश करने लगता है। तभी कोई विंग का हाथ पीछे से पकड़ लेता है, जिससे विंग बांसुरी बजाते बजाते रुक जाता है। वो देखता है उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि लैंजन ने पकड़ रखा था। वक्त जैसे थम सा गया था। लैंजन और विंग एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे थे। तभी विंग को वेन्निंग का ख्याल आता है। वो वापस से वही धुन बजाने लगता है, जिसे सुनकर वेन्निंग वहां से चला जाता है। लैंजन वेन्निंग का पीछा ना कर पाए, इसलिए विंग लैंजन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तभी वहां जियानसेंग आ जाता है। जियानसेंग को जब वेन्निंग का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है और कहता है वो तो मर चुका था, वो कैसे आ सकता है। तभी एक सैनिक विंग की तरफ हाथ दिखाता हुआ कहता है कि इसने ही वेन्निंग को बुलाया है। ये सुनकर जियानसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओ अच्छा, तो तुम लौट आए। इतना कहकर वो अपनी जादुई चाबुक से विंग पे वार करता है, पर लैंजन पलटवार करके विंग को बचा लेता है। इसी बीच विंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियानसेंग वापस वार करता है, जो कि विंग को लग जाती है और वो गिर जाता है। लेकिन ये देखकर जियानसेंग हैरान होता है, क्योंकि उस चाबुक की एक खासियत ये भी थी कि अगर कोई आत्मा किसी के शरीर पे कब्जा कर चुकी होती है तो चाबुक की मार से वो आत्मा बाहर आ जाती है। पर विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विंग के शरीर में विंग की नहीं बल्कि मो दाओजूसी की आत्मा थी। और जियानसेंग ने विंग की आत्मा को सोचकर चाबुक मारा था। जियानसेंग गुस्से में विंग को नकाब उतारने को कहता है। विंग मना कर देता है। जियानसेंग वापस से वार करता है, लेकिन लैन जिंगी कहता है, रुक जाइए, आपकी चाबुक दूसरे के शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचान लेती है। वीवू जियान के मरने के बाद उसकी आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो गए थे। ये सुनकर जियानसेंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता वो मर चुका है। लैन जिंगी कहता है, लोग कहते हैं आपने अपने हाथों से उसे मारा था। ये सुनकर जियानसेंग थोड़ा दुखी होता है और विंग से पूछता है, सच बताओ कौन हो तुम। अचानक से विंग बेहोश होने लगता है और सोचता है, काश वो 16 साल पीछे चला जाता उस गुफा में, और हमें 16 साल पीछे का नटखट विंग, जियानसेंग और उन दोनों की बहन जियान यानली दिखाई जाती है, जो कि क्लाउड रेसेस के लैंड कुल में शिक्षा लेने जा रहे होते हैं। जियानसेंग और विंग की नोक-झोंक देखकर लगता है कि दोनों सगे भाई से भी बढ़कर है। तीनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि विंग पर जान छिड़कने वाला जियानसेंग आज उसकी जान का दुश्मन बन चुका है, और ऐसी क्या वजह है जो विंग को अपनों से मुंह छुपाने के लिए नकाब पहनने की जरूरत पड़ रही है। ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक हमारे साथ बने रहिए अनटेम्प्ड के सफर पे। तो दोस्तों, आई होप सो कि आज का भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बगल में शादी चल रही है और मैं थोड़ी बेव्यस्त भी थी, इस वजह से मैं अच्छे से उतना टाइम नहीं दे पाई। पर आगे के एपिसोड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।